Good morning, friends. Welcome back, all of you. क्यूज के इस नई श्रृंखला में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। ये वीडियो पूरी तरह से हिंदी में होगा, सो डोंट वरी अबाउट इंग्लिश। लेट्स पार्टिसिपेट इन दिस गेम। आपके समय 10 सेकेंड आपके लिए, और इस वीडियो की पहली क्वेश्चन आपके लिए ये रही। सूची 2 के साथ सूची 1 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तकें हैं। पहला अश्वघोष, दूसरा वात्स्ययन, सी हाला और नागसेन। तो इसका सही उत्तर मिलाइए। आपके ऑप्शंस रहे इस प्रकार। तो अश्वघोष ए का 4, वात्स्ययन बी का 1, और इसका सही जवाब आपको मिल गया होगा मेरे ख्याल से। ए इज़ द राइट आंसर बिकॉज नाक्सहाल के द्वारा सी का 2 गाथा सप्तशती, हाला सी इज़ द 2 एंड नागसेन मिलिंद पनो। तो सही जवाब है ए इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। उसका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के बारे में पूछा गया है। उस पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से सही हैं। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और रेगुलेट करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया और इसने कंपनी के अधिकारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने के लिए पीछे हटने को कहा, प्रोत्साहित किया या प्रमोट किया। आपके ऑप्शंस ये रहे। समय शुरू होता है अब। तो निश्चित रूप से आपको पता होगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने बता ही दिया था। इसका सही आंसर है ए इज़ द राइट आंसर, 1 and 2, बिकॉज थर्ड इज़ जस्ट अपोजिट टू इट। इसने कंपनी के अधिकारियों को थोड़ा सा हतोत्साहित किया था, प्रोत्साहित नहीं। इस अधिनियम का व्यापक संवैधानिक महत्व देखें तो पहला कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने और नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को शामिल किया गया। ओके। और फाइनली जो देखा जाए तो इसने कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से उपहार या रिश्वत लेने से रोक दिया था। जो आपका ऑप्शन था आपने उसे एलिमिनेट कर लिया, तो आसानी से आपने आंसर प्राप्त कर लिया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है कि पहला कर्नाटक युद्ध 1744 से 48 के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ शुरू हुआ था। क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन है वांडीवास युद्ध ने भारत में ब्रिटिशों के लिए फ्रांसीसी खतरे को समाप्त कर दिया। ओके, दिस इज ऑल्सो सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आई थिंक यू विल गेट द आंसर। इट्स राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 3 का सही जवाब है। जिनों का 3 समय उसको बधाई। पहला कर्नाटक युद्ध 1744 से 48 के दरमियान ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ शुरू हुआ, और दूसरा वांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी के औपनिवेशिक हितों को समाप्त कर दिया और उनकी उपस्थिति पुडुचेरी तक ही सीमित कर दी गई। ओके, अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट से है, जिसको हिंदी में व्यपगत के सिद्धांत के नाम पे जाना जाता है। किन क्षेत्रों को हड़प लिया गया था? क्या ये हड़प लिया गया था जो उसमें झांसी था कि नहीं? झांसी, सतारा, संबलपुर। ये बहुत ही सिंपलेस्ट सवाल है। आई थिंक अब तक का सबसे सिंपलेस्ट सवाल। आई थिंक यू विल नो अबाउट द आंसर। आंसर इज डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1848 से 1856 के दरमियान गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी आया। उसने एक नीति चलाई जिसका नाम था हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक ऐसी नीति थी जिसे मतलब
किसी भारतीय शासक की अगर पुरुष उत्तराधिकारी के बिना ही मृत्यु हो जाए, अगर कोई शासक है, कोई राजा है, उसका पुरुष उत्तराधिकारी ना हो और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा, व्यापकगत किया जाएगा, जिसे कंपनी का क्षेत्र का हिस्सा बना दिया जाएगा। इस सिद्धांत को लागू करने के बाद एक एक करके राज्य को हड़पना स्टार्ट हुआ। तो उसमें सबसे पहली सतारा 1848 में, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद फिर नागपुर और फाइनली झांसी को हड़प लिया गया। और फाइनली जाके अंततः कुशासन के नाम पर कंपनी ने अवध को भी हड़प लिया 56 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, आवर फेवरेट इंडियन लीडर, एक क्रांतिकारी नेता। उसके बारे में दो बातें देखिए, ध्यान से सुनिए। वे लगातार 2 वर्षों तक आईएनसी के अध्यक्ष रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, ऐसा क्या सही है? दूसरा, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के विचार की कल्पना का सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने की थी, क्या ये सही है? आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर, इसमें कौन सा कथन सही है? तो और उन्होंने तीसरा ऑप्शन ये भी है कि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया था। तो चलिए, लेट्स सी, द फाइनल आंसर इज बी इज द राइट आंसर, बिकॉज 1 and 1 और 3 सही है, क्योंकि ये जो आईएनए का जो कल्पना था, जो विचार था, वो सुभाष चंद्र बोस की कल्पना नहीं थी। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। युद्ध के भारतीय कैदियों को एक सेना बनाने का विचार मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह का था, जो भारतीय सेना के अधिकारी थे, जिन्हें मलाया से पीछे हटती ब्रिटिश सेना में शामिल ना होने का निर्णय लिया था। जापानियों ने युद्धबंदी भारतीय कैदियों को मोहन सिंह को सौंप दिया, जिन्हें आज़ाद हिंद फौज कहा गया आगे चलकर। इंडियन नेशनल आर्मी इसी से बनी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुर अधिवेशन में आईएनसी के अध्यक्ष बने रहे। फिर फाइनली 1949 में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ओके, और 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्थिति का विरोध किया था। उसमें नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस था, उसका इसलिए जोरदार विरोध हुआ था। और उसके पश्चात अगला साल 1929 में पूर्ण स्वराज, जो कि 1929 में लाहौर अधिवेशन पंडित नेहरू के द्वारा पहली बार अध्यक्षता की गई, और रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वतंत्रता का घोषणा किया गया। ओके, प्रश्नों की अगली श्रृंखला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा की बैठक का आयोजन प्रथम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया था। लोकसभा का पहला बैठक क्या प्रथम गणतंत्र दिवस की संध्या पर किया गया था? दूसरा, भारत ने संविधान को अपनाने के तुरंत बाद ही ब्रिटिश आधिपत्य को समाप्त कर दिया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रहे, सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। तो लोकसभा का प्रथम बैठक का आयोजन गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया था, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, इसलिए इसका सही जवाब है ए। लेट्स सी, पहली लोकसभा की बैठक का आयोजन 1952 में जीबी मावलंकर की अध्यक्षता में किया गया था, 1952 में। जबकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को ब्रिटिश डोमिनियन में कन्वर्ट कर दिया। 26 जनवरी 1950 के बाद इसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। 1952 तक संविधान सभा ने कानून बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य किया, और प्रथम आम चुनाव के बाद पहली बार 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का विधिवत गठन हुआ था। 17 अप्रैल 1952 लोकसभा का विधिवत गठन हुआ था, इसलिए दिया गया ऑप्शन गलत था। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और कल्याण के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी, वन क्षेत्रों में निवास करने वाले एसटीज को मामूली वन उपज के संबंध में मालिकाना हक देने के लिए उपाय करना। ओके, सेकंड ऑप्शन, स्थानांतरण कृषि, जिसको झूम कृषि बोलते हैं, उसकी पारंपरिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए उपाय करना, और जल संसाधनों पर आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा का उपाय करना। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आई थिंक यू गॉट द आंसर इजी वे से। तो क्या इसका सही जवाब आपको पता है? तो बताइए जल्दी। इसका सही जवाब है 2 बिल्कुल ही गलत है। तो
दो खत्म, ये दो खत्म, इसका सही जवाब है सी इज़ द राइट आंसर। 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में आयोग के निम्नलिखित कार्यों को निर्दिष्ट किया गया। उन वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए वन उपज के संबंध में स्वामित्व अधिकारों के लिए किए जाने वाले उपाय, कानून के अनुसार खनिज संसाधन, जल संसाधन आदि पर आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए जाने वाला उपाय, आदिवासियों के विकास के लिए और अधिक प्रयास करना और आजीविकाओं के रणनीतियों के लिए काम करना, विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित आदिवासी समुदायों के लिए राहत और पुनर्वास उपाय की प्रभावकारिता में सुधार लाना और भूमि से जनजातीय लोगों के हस्तांतरण को रोकने के लिए संबंधित उपाय करना और ऐसे व्यक्तियों को प्रभावपूर्ण तरीके से पुनर्स्थापित करना जिनके मामले में हस्तांतरण प्रक्रिया पहले हो चुकी हो, वनों का संरक्षण करने, सामाजिक वनारोपण का दायित्व देने के लिए जनजातीय समुदायों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने और उन्हें शामिल करने का भी उपाय किया गया। पंचायत दैट मीन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित अधिनियम 1996 जिसको पेशा एक्ट बोलते हैं के उपबंधों को संपूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उपाय करना, जनजातीय वाक्यों द्वारा स्थानांतरण कृषि की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने और कम करने के उपाय करना जिससे भूमि या पर्यावरण का लगातार जो कमजोर हो रहा है, उसको क्षय हो रहा है, उसको रोका जा सके। ओके, तो मेरे ख्याल से तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कार्यपालिका के प्रति विधायिका की प्रति वित्तीय जवाबदेही के बारे में निम्नलिखितों पर कार्यपालिका के प्रति विधायिका की वित्तीय जवाबदेही के बारे में विचार कीजिए। सीएजी द्वारा राष्ट्रपति को लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपा जाता है, सीएजी के द्वारा राष्ट्रपति को। ओके, लोक लेखा समिति सीएजी रिपोर्ट की जांच करता है। ओके, और लोक लेखा समिति द्वारा सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की यथाउचित जांच करने के बाद राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होगा कि लोक लेखा समिति द्वारा सीएजी की लोक लेखा रिपोर्ट की यथाउचित जांच करने के बाद राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा तो ऑप्शन आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा, बताइए। तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। इसका सही जवाब है सी, 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, 3 इसमें गलत है। सीएजी द्वारा राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट दी जाती है, ये सौंपी जाती है, जिसको राष्ट्रपति संसद में रखते हैं। एक तो विनियोग खातों पर लेखा रिपोर्ट, दूसरा वित्त खातों पर लेखा रिपोर्ट और तीसरा सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट। ओके ओके, सीएजी द्वारा राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपी जाती है सीएजी के द्वारा राष्ट्रपति को। एक तो पहला है विनियोग खातों पर लेखा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त खातों पर लेखा रिपोर्ट और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। इसके बाद लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और फिर संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। विनियोग खाते विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा अनुमोदित व्यय के साथ वास्तविक व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं, जबकि वित्त खाते वार्षिक रसीद और केंद्र सरकार का संवितरण को दर्शाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दिए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 16 सब क्लोज 4, 16 का सब क्लोज 4 के तहत आरक्षण केवल सरकारी सेवा में प्रवेश के समय प्रदान किया जाता है, लेकिन पदोन्नति के मामले में नहीं। क्या ये इंदिरा साहनी मामले में कहा गया था या नहीं? दूसरा, नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य पदोन्नति में एससी और एसटी के आरक्षण देने के लिए बाध्य है। क्या ये सही है? तो आपको बिल्कुल बिना डरे बताना है इसका आंसर। आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर, क्योंकि कथन सही पूछा गया है। तो 16 सब क्लोज 4 के तहत आरक्षण, इसका सही जवाब है ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बी गलत है, बाध्य तो है ही नहीं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और एम नागराज मामला चलिए जानते हैं इसके बारे में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के अपने 1992 के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 16 सब क्लोज 4 के तहत आरक्षण केवल सरकारी सेवा में प्रवेश के समय प्रदान किया जाएगा, लेकिन प्रमोशन के समय नहीं, अर्थात पदोन्नति के मामले में नहीं। इसमें कहा गया कि सिद्धांत जो है केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होता है और पहले से किए गए पदोन्नति मामले को प्रभावित नहीं करेगा, तथा जो पदोन्नति में पहले से ही आरक्षण प्रदान किया गया है वह निर्णय तिथि के 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा।
इससे यह भी निर्णय निकला कि क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाता है। 17 जून 1995 को संसद ने 77वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में धारा 4A को सम्मिलित करते हुए SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण के लिए सक्षम बना सका। संविधान में 70वें और 80वें संशोधन की वैधता और उन संशोधन के अनुरूप बनाए गए और कानून को नागराज मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और फिर अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4A की वैधता को सिद्ध करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि यह एक सक्षम प्रावधान है, राज्य पदोन्नति में SC और ST के लिए आरक्षण करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उन्हें 3 पहलुओं पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा: वर्ग का पिछड़ापन, सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के रिप्रेजेंटेशन की अपर्याप्तता और अनुच्छेद 335A द्वारा अनिवार्य सेवा की सामान्य दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। निर्वाचन आयोग उन उम्मीदवारों को आयोग घोषित कर सकता है जिन्हें चुनावी अनाचार किया जाता है। संविधान निर्वाचन आयोग को निर्धारित करने का अधिकार देता है कि वह किसी भी उम्मीदवार के लाभ का पद धारण करने पर उसके अयोग्य ठहरा सके। तो सही उत्तर आपको देना होगा और इसका सही जवाब है बी इज द राइट आंसर। निर्वाचन आयोग की शक्तियों की सीमाएं क्या है? निर्वाचन आयोग उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकता जिनके द्वारा चुनावी अनाचार इलेक्टोरल माला प्रैक्टिसेस किया जाता है। यह मामला दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। निर्वाचन आयोग के पास किसी भी राजनीतिक दल को गैर पंजीकृत करने की शक्ति नहीं है। ध्यान रहे, गैर पंजीकृत करने की शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। हालांकि संविधान निर्वाचन आयोग को यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि वह किसी उम्मीदवार के उपयुक्त सरकार के तहत लाभ का पद धारण करने या दिवालिया घोषित होने या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल करने पर उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। जब यह मामला सामने आता है कि कोई उम्मीदवार उपयुक्त में से किसी भी आधार पर अयोग्य है तो भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल को इसके निर्वाचन आयोग को संदर्भित करना होगा। इस पर पोल पैनल निर्णय बाध्यकारी है। प्रश्नों की अगली श्रृंखला, कोर मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के मूल्य वृद्धि का संकेतक नहीं है? कोर मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन, उपभोक्ता वस्तुओं का, हाइड्रोकार्बन ईंधन का, खाद्य उत्पादों का, IT उत्पादों का। सही कोड का चयन कीजिए। नहीं है। किसका ये मतलब कोर मुद्रास्फीति का मतलब जब वृद्धि होता है तो इसमें नहीं शामिल है। तो आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर। इसमें हाइड्रोकार्बन और खाद्य उत्पाद, सी इज द राइट आंसर। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। कोर मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति, ये सब सिंपल टॉपिक है। कोर मुद्रास्फीति के बारे में जानिए। कोर मुद्रास्फीति को अंतर्निहित मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है। यह मुद्रास्फीति की एक माप है जिसमें अस्थिर मूल्य संचालन, जिस विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोर मुद्रास्फीति कुछ और कुछ नहीं बल्कि हेडलाइन मुद्रास्फीति माइनस मुद्रास्फीति होती है जिसमें खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं का योगदान होता है। चूँकि आपको पता होगा हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं का भी योगदान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉफर वक्र से संबंधित है। लॉफर वक्र किनके मध्य संबंध को दर्शाता है? कर की दर और लोच के बीच, कर की दर और उछाल के बीच, कर की उछाल और कर लोच के बीच, और कर राजस्व और कर की दर के बीच। तो यू नो अबाउट दैट आंसर। इसका सही जवाब है कर राजस्व और कर की दर के बीच। डी इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र में आपूर्ति पक्ष से संबंधित अर्थशास्त्री लॉफर द्वारा विकसित लॉफर वक्र कराधान की दर और इसके परिणाम स्वरूप सरकार के राजस्व दर, राजस्व में कितना उछाल आया, क्या कमी आई, ये बीच एक रिलेशन है। लॉफर वक्र के अनुसार किसी कर राजस्व को 0 से 100% की चरम दरों के बीच नहीं बढ़ाया जा सकता है और ये 0 और 100 के बीच की कर की दर है जो सरकार के कर राजस्व को अधिकतम करती है। वक्र का आकार कर योग्य आय लोच का एक कार्य है, अर्थात कराधान की दर में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में कर योग्य आय में परिवर्तन होता है। जब आप टैक्स में जो टैक्स का जो स्लेब है उसमें आप चेंजिंग करते हैं तो उसके उत्तर में क्या होता है, उसके परिणाम क्या होता है, उसमें कर योग्य आय में भी परिवर्तन आता है। लॉफर वक्र को आमतौर पर एक ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है जो शून्य राजस्व 0% कर से शुरू होता है, कराधान के एक मध्यवर्ती दर पर राजस्व की अधिकतम दर तक बढ़ता है और फिर पुनः 100% की दर से
शून्य राजस्व तक गिर जाता है। क्वेश्चन तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। IFC यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अंग है जो निवेश, परामर्शी और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवा प्रदान करता है और यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है। IFC संधारणीय कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इसका सही जवाब है 2 और 3 केवल। सी इज द राइट आंसर। बट डी, इसमें आपको एक पता होगा कि IFC जो है ये मुद्रा कोष का अंग नहीं है, इसलिए एक ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। IFC एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, परामर्शी, परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। IFC विश्व बैंक समूह का सदस्य है। ये वर्ल्ड बैंक का समूह है, ना कि IMF का। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ओके, IFC के बारे में समझ में आ गया आपको। 1956 में विश्व बैंक समूह के निजी क्षेत्र अंग के रूप में स्थापित किया गया था इसको, ताकि निर्धनता कम करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए लाभ और वाणिज्य परियोजनाओं में निवेश करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा सके इसका उद्योग। 2009 से लेके IFC ने विकास लक्ष्यों के एक समुच्चय पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका लक्ष्य संधारणीय कृषि के अवसरों को बढ़ाना, स्वास्थ्य क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, माइक्रो फाइनेंस और व्यापार ग्राहकों के लिए वित्त पोषण तक पहुँच, अवसंरचना का उन्नयन करना, छोटे व्यवसायों को राजस्व बढ़ाने और जलवायु स्वास्थ्य में निवेश करने में भी मदद करता है IFC। IFC किसका सदस्य है? ये वर्ल्ड बैंक का है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी IMF का। अगला क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ट्रेजरी बिल कौन सा कदम सही है इसके बारे में? इन्हें प्राप्ति और व्यय के मध्य के अल्पकालिक असंतुलन को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। इन्हें सरकार के साथ ब्लू चिप कंपनियों द्वारा भी जारी किया जा सकता है। तो ट्रेजरी बिल्स, यू नो अबाउट दैट। ट्रेजरी बिल्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सरकार का ऋण इकट्ठा करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, बहुत ही एक बॉन्ड पेपर की तरह होता है। तो इसका सही जवाब है केवल और केवल ए इज़ द राइट आंसर। बी गलत है, क्योंकि ब्लू ये भारत सरकार के अलावा कोई जारी नहीं कर सकता है। ट्रेजरी बिल या टी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये भारत सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है और वर्तमान में 3 अवधि 91 दिन, 182 दिन या फिर 364 दिन के लिए जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ होती है जिन्हें ब्याज की प्राप्तियाँ नहीं होती है, इसमें ब्याज नहीं मिलता है। इनके बजाय क्या होता है, इन्हें बट्टे पर जारी किया जाता है, मतलब इसके डिस्काउंट पर जारी किया जाता है। और जब वो इसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो आप उसको अंकित मूल्य पर भुना लीजिए। जैसे कि आपको सपोज 100 रुपया इसका अंकित मूल्य है, 91 दिन का ट्रेजरी बिल है तो आपको 98.2 रुपया मिलेगा 81, या फिर 1.08 के बट्टे के साथ जारी किया जाएगा। मतलब उसको आप कम समय में कम दाम में कीन लीजिए और जब आप वापस उसको भुनाने जाइएगा तो आपको 100 रुपया मिलेगा। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि इतना आपको फ़ायदा हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान रहे, सही है पूछा गया है। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, अधिकतम संतोषजनक मुद्रास्फीति दर पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक समझौता है जिसे RBI को मूल्य स्थिरता प्राप्त करने हेतु लक्षित करना चाहिए। यह न्यूनतम मुद्रास्फीति दर पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक समझौता है जिसे RBI को विकास को बढ़ावा देने हेतु लक्षित करना चाहिए। यह बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक समझौता है ताकि ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके, और D और C दोनों है। तो इसका सही जवाब आपको मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अंतिम सवाल है और इसका सही जवाब बिल्कुल पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक ए इज द राइट आंसर। यह अधिकतम संतोषजनक मुद्रास्फीति दर पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक समझौता है, मतलब संतोषजनक मुद्रास्फीति, जिसको आप आगे चल के बताया जाएगा कि ये 4% टारगेटिंग रेट रखा है जिसमें 2% प्लस माइनस आप चाहे तो डेविएट हो सकते हैं। ओके, थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं अगर है तो। ओके, है मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, अधिकतम संतोषजनक मुद्रास्फीति दर, अधिकतम संतोषजनक मुद्रास्फीति दर पर सरकार और RBI के बीच एक समझौता है, एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI, जिससे RBI को मूल्य स्थिरता प्राप्त करने हेतु लक्षित करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने 20 फरवरी 2015 को मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और मुद्रास्फीति टारगेटिंग और मूल्य स्थिरता प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। RBI का दायित्व है बनता है। इसके बाद सरकार ने संसद में 2016-17 के दौरान
केंद्र बजट को प्रस्तुत करते हुए आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन को प्रस्ताव पारित किया और ताकि मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते को सांविधिक समर्थन प्रदान हो। इसका मतलब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एमपीसी जो है एक सांविधिक बॉडी है, ओके, और मौद्रिक नीति समिति को स्थापित किया गया। एमपीसी के बारे में समझ में आ गया। प्रश्नों की एक नई श्रृंखला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, ओके। सेकंड ऑप्शन, राजा राम मोहन राय ने वेदों और 5 उपनिषदों को बंगाली में अनुवाद किया। तीसरा ऑप्शन, ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना और एक नए धर्म की स्थापना करना था। कौन सा कथन सही है? तो आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, अब तक का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है, जिन्होंने 3 छाट लिया है तो 3 तो होगा नहीं, इसलिए आप आराम से इसके आंसर पे पहुंच जाते हैं। इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कोई नया धर्म स्थापना करना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 में हुआ, उनकी देहांत 1833 में हुई, जिन्हें अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। वे एकेश्वरवाद के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की रचना भी की और वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया और सिद्ध किया कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। बाद में इसका नाम आगे चलकर ब्रह्म समाज कर दिया था। पहले ये ब्रह्म सभा था और आगे चल के ये ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो जाता है। राजा राम मोहन राय एक नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे, वो केवल हिंदू धर्म को दुष्ट प्रथाओं से मुक्त करना चाहते थे, ओके। दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ये सब बहुत ही फेमस सुधारक रहे हैं और इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा आता रहा है। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि से। सब्सिडरी अलायंसेस की शर्तों के अनुसार भारत शासकों को क्या करना पड़ता था? अपने स्वतंत्र सशस्त्र बल रखने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, उन्हें रियासतों में ब्रिटिश प्रतिनिधियों की रक्षा करनी होती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दें, सही नहीं है सब्सिडरी अलायंसेस की बातें। तो इसका आपको समय शुरू होता है और आप तो सही है कि उन्हें ब्रिटिश प्रतिनिधियों की रक्षा करनी होती थी, ऐसा कोई, ये तो गलत ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है बी। और ब्रेजिली के बारे में चर्चा होगी अब। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंसेस की शर्तों के अनुसार भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सशस्त्र बल रखने की अनुमति नहीं थी। पहला ऑप्शन सही था। उन्हें कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था, लेकिन कंपनी को सहायक बलों के लिए भुगतान करना होता था, जिन्हें कंपनी द्वारा अपनी सुरक्षा के उद्देश्य के लिए रखा जाता था। यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल हो जाते हैं तो उनके क्षेत्र का हिस्सा दंड के रूप में ले लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल के रूप में 1798 से 1805 के दरमियान रहा था, तो उसने अवध के नवाब को 1801 में अपने क्षेत्र में आधा हिस्सा कंपनी को देने के लिए मजबूर करना पड़ दिया। उसने अवध के नवाब को मजबूर किया कि आधा क्षेत्र कंपनी के अधीन करो, क्योंकि वह सहायक बलों के लिए भुगतान करने में विफल रहा था। हैदराबाद को भी इसी तरह से मजबूर कर दिया गया था। यही है सब्सिडरी अलायंसेस। अगला क्वेश्चन है, 1859 में जो इंडिगो या नील विद्रोह हुआ था, उसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं? सही उत्तर बताइए। किसानों को खाद्य फसल के लिए बजाय नील की खेती करने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया था। दूसरा, किसानों की नील की खेती के लिए डेडोन नामक ऋण प्रदान किया गया था, जिस पर अत्यधिक ब्याज दर वसूली जाती थी। और अपनी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अंग्रेजों द्वारा खेत का अधिग्रहण करना था। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है। ए इज द राइट आंसर। 1777 की शुरुआत में बंगाल में नील की खेती शुरू हुई थी। जब ब्रिटिश शक्ति का विस्तार होता गया तो यूरोप में एक ब्लू डाई नामक अत्यधिक मांग के कारण नील की खेती पर जोर दिया गया, और इसके उपयुक्त कारणों के अलावा अन्य कारक जैसे कि नील की खेती करने वाले किसानों को उनकी फसलों के लिए बहुत कम लाभ प्राप्त होता था। नील की खेती के तहत भूमि अगली फसल अनुपजाऊ हो जाती थी। अनुबंधन जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके तहत इंडिगो प्लांटर्स ने इसकी खेती करने वालों को बाध्य बनाए रखा था। ऋण ने लोगों को ऋणग्रस्त बना दिया और परिणाम इसका विद्रोह हुआ। चौथा प्रश्न, ब्रिटिश भारत में बकास्त भूमि के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। बकास्त भूमि क्या है? बकास्त भूमि वह भूमि होती है जिसे अधिकांशतः
डिप्रेशन के दौरान काश्तकारों द्वारा भूमि कर का भुगतान न किए जाने पर जमींदारों द्वारा जब्त कर लिया जाता था। और दूसरा, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा भूमि कर में कमी और बकास्त भूमि की बहाली के लिए विधायी कार्रवाई की शुरुआत की गई। कौन सा कथन सही है? 4 नंबर का। तो इसमें से दोनों कथन सही है, सी इज द राइट आंसर। बकास्त भूमि मुद्दा बिहार प्रांतीय किसान सभा और कांग्रेस मंत्रियों के बीच एक विवाद का प्रमुख कारण बना रहा। कांग्रेस मंत्रियों ने भूमि कर में कमी करने और बकास्त भूमि की बहाली के लिए विधायी की प्रक्रिया शुरू की थी। बकास्त भूमि वह भूमि होती है जिसमें अधिकांश उत्पादन यानी डिप्रेशन के वर्षों के दौरान काश्तकारों द्वारा भूमि कर का भुगतान न किए जाने के कारण जमींदारों द्वारा उसको जब्त कर लिया जाता था और अक्सर शेयर क्रॉपर के रूप में खेती करनी पड़ती थी। लेकिन जमींदारों के साथ एक समझौते के आधार पर आखिरकार कानून में शामिल किया गया एक फॉर्मूला किसान सभा के द्वारा कट्टरपंथी नेताओं ने असंतुष्ट कर दिया इसको। कानून के काश्तकारों को भूमि का एक निश्चित अनुपात इस शर्त पर दिया गया कि वह जमीन की नीलामी कीमत का आधा भुगतान करेंगे। इसके अलावा कुछ श्रेणियों की भूमि को कानून से छूट दी गई थी। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना की परिणति क्या थी, इसका परिणाम क्या निकला? रॉयल इंडियन नेवल हो गया, इसमें सैन्य विद्रोह बोलते हैं जिसको, रॉयल इंडियन नेवल सिंध विद्रोह। दूसरा, क्लेमेंट इटली द्वारा प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव आया, भारत का विभाजन के संबंध में विवल योजना आया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने फरवरी 1947 में घोषणा की कि ब्रिटिश भारत को जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर देगी। अंतरिम हस्तांतरण की तिथि निर्धारित करने के बाद रियासतों का भविष्य निर्धारित किया जाएगा। इस अधिनियम को भारत राष्ट्र कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के प्रतिनिधियों सहित यूके के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली और भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन के साथ तैयार किया गया था। इस अधिनियम को 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्नों की एक और नई श्रृंखला आपके स्क्रीन पर यह रहे। एक साथ चुनाव करवाने से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए संविधान में किन किन संबंधित अनुच्छेदों को बदलने की जरूरत पड़ेगी? पहला, संसद के सदनों की अवधि। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति शासन। सही उत्तर का चयन कीजिए। आई थिंक यू नो अबाउट दैट आंसर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। लोकसभा का एक साथ चुनाव जब होगा तो बहुत से प्रावधान को बदलना पड़ेगा, बहुत से संसदों में संशोधन करने पड़ेंगे, संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। तो इसका सही जवाब है, जिन्होंने डी दिया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका सही जवाब है डी। यदि एक साथ चुनाव होता है, केंद्र में एक साथ चुनाव हो, तो इसका संविधान में 5 संशोधन किए जाने की जरूरत है। एक साथ चुनाव की सुविधा को लागू करने हेतु अनुच्छेद 83, जिसमें क्या होता है, संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, को अनुच्छेद 85 जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को विघटित करना, अनुच्छेद 172 जो राज्य विधानसभाओं की अवधि को बताता है, अनुच्छेद 174 जो राज्य विधानसभाओं का विघटन की बात करता है, और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के साथ संशोधित करना जरूरी होगा। इसके अलावा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 15 में भी संशोधन करने के साथ 1 वर्ष 1 चुनाव 1 ईयर 1 इलेक्शन को लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रिविलेज मोशन के बारे में कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में, अध्यक्ष या सभापति की सहमति से कोई सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। जब तक मतलब अध्यक्ष या सभापति ना कहें तब तक नहीं। सभापति के मंजूरी के बाद कोई भी सदस्य या सदन या किसी उसकी समिति के विशेषाधिकार उल्लंघन के संबंधित प्रश्न उठा सकता है। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय लेने वाले एकमात्र पदाधिकारी हैं। तो इसका सही जवाब है, कौन सा सही नहीं है, तो केवल और केवल गलत आंसर पाना प्राप्त करना था, तो ये बी इज द गलत आंसर है। ऐसा बात नहीं है। देखिए, लोकसभा नियमावली जो है उसमें और राज्यसभा नियमावली में ये जो 187 विशेषाधिकार की बात करती है, कहा गया है कि अध्यक्ष हो या सभापति की सहमति से कोई भी सदस्य या सदन का या उसकी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। हालांकि नियम यह कहता है कि किसी भी नोटिस को हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए और उस पर सदन का हस्तक्षेप करना चाहिए और उस पर सदन के द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्यसभा के सभापति की भूमिका क्या है? देखिए, अध्यक्ष या सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच करने वाला पहला स्तर होता है। अध्यक्ष या सभापति स्वयं विशेषाधिकार प्रस्ताव पर निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं। यदि अध्यक्ष या सभापति नियम 222 के तहत सहमति देते हैं तो संबंधित सदस्य को एक लघु वक्तव्य देने का अवसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है
उसके बारे में निम्नलिखित पोस्टल बैलेट सिस्टम के बारे में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो प्रेषित पोस्टल बैलेट होता है उसके बारे में कि भारत को निर्वाचन आयोग ने सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक की मदद से इसको विकसित किया है, क्या सही है? क्या इसने सीडेक के द्वारा विकसित किया गया है? दूसरा, यह पूरी तरह से सुरक्षित प्रणाली है जिसमें 2 स्तरीय चुनाव सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। सर्विस वोटर और सर्विस वोटर की पत्नी जो आमतौर पर उसके साथ रहती है ईटी पीबीएस के लिए पात्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सोचने योग्य बातें हैं। अगर आपको ये पता होगा तो डेफिनेटली यू आर डेफिनेटली डूइंग वेल। इसका सही जवाब है डी इज़ द राइट आंसर, सभी सही है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो पोस्टल बैलेट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, यह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक की सहायता से सर्विस वोटर के लिए विकसित किया गया है। यह पूरी तरह से सुरक्षित प्रणाली है जिसमें 2 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली है। ओटीपी और पिन के उपयोग के माध्यम से गोपनीयता को बनाए रखी जाएगी। विशिष्ट क्यूआर कोड के कारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट का कोई भी प्रतिलिपिकरण संभव नहीं है, आप इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं। अर्धसैनिक बलों में कार्यरत व्यक्तियों और भारत के बाहर राजनयिक मिशनों पर तैनात सैन्य और सरकारी अधिकारियों को सर्विस वोटर के रूप में क्लासीफाई किया जाता है। और इसके निर्वाचक जो पात्र होते हैं, एक तो प्रोसी वोटिंग का विकल्प चुनने वाले के अतिरिक्त सर्विस वोटर, दूसरा सर्विस वोटर की पत्नी जो आमतौर पर उसके साथ रहती है, और प्रवासी मतदाता। चौथा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। संसदीय समितियों के कार्य निम्नलिखित में से कौन से है? पार्लियामेंट्री जो कमेटी क्या करती है? क्या यह मंत्रिमंडल मंत्रालय की जो बजट की जांच करती है, अनुदान की मांग पर विचार करती है? दूसरा, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट विधेयकों की जांच करती है? और पार्टी व्हिप के माध्यम से किसी प्रस्तावित विधेयक पर किसी राजनीतिक दल के विचार को जानना भी इनका काम है। आई थिंक दिस इज द गुड क्वेश्चन। ये तीसरा नंबर आपको पार्टी व्हिप के माध्यम से किसी प्रस्तावित विधेयक पर किसी राजनीतिक दल के विचार को जानना, क्या ये संसदीय समितियों का कार्य है? आई थिंक नहीं है, तो इसका सही जवाब है बी। संसदीय समितियां क्या करती है? देखिए, संसद की एक तो संसद के कार्य में सहयोग करना, मंत्रालय की जो बजट की उसकी जांच करना, अनुदान की मांग पर विचार करना, विधि का विश्लेषण करना, सरकार के कामकाज की जांच करना, सभापति, राज्यसभा या अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा जितने भी निर्दिष्ट विधेयकों की जांच होती है उसके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, सदन के समक्ष प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना, और सभापति, राज्यसभा या अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा सीमित समिति को संदर्भित किया जाता है। फाइनली अंतिम प्रश्न है आपके लिए, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा कथन सही है। यह प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। यस, देखिए चाहिए। यह संसद द्वारा मतदान किए जाने के पहले बजट का आकलन करती है। ओके, यह संसद द्वारा निर्धारित नीति पर प्रश्न नहीं उठा सकती है। तो कौन सा कथन सही है? आई थिंक प्राक्कलन समिति, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको बहुत हद तक सही लग रहा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन दूसरा प्रश्न पे सोचिए कि क्या यह बजट के पूर्व आकलन करती है? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, इसलिए डू खत्म, बी खत्म, सी खत्म। तो इसका सही जवाब है डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। प्राक्कलन समिति के बारे में सुनिए। प्राक्कलन से संबंधित नीति से संगत क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इसके संबंध में वो प्रतिवेदित करती है। प्रशासन में कार्यकुशलता लाना, खर्च को कम करना, उसके वैकल्पिक नीतियों को सुझाव देना, प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीतियों की सीमा में रहते हुए धन का ठीक ढंग से उपयोग किया जाए या नहीं किया जाए, इसकी जांच करना, प्राक्कलन किस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएं, उसका सुझाव देना। हालांकि समिति की भूमिका प्रभावशीलता निम्नलिखित द्वारा सीमित हो जाती है। एक तो संसद द्वारा वोट किए जाने के बाद बजट के अनुमानों की जांच करती है, इससे पहले तो हो नहीं सकता है। जब तक बजट इस पर चर्चा ना हो जाए, संसद द्वारा वोट ना हो जाए, तब तक प्राक्कलन समिति का कोई भूमिका नहीं है। यह संसद द्वारा निर्धारित नीति पर सवाल उठा नहीं सकती है, क्योंकि इसकी सिफारिश से सलाहकार होती है, बाध्यकारी तो होती नहीं है मंत्रालयों पर। और यह प्रतिवर्ष केवल कुछ चयनित मंत्रालयों और विभागों की जाँच करती है। इस प्रकार रोटेशन के आधार पर इसे मंत्रालयों और विभागों की जाँच करने को कई वर्ष लगेंगे। इसमें सीएजी की विशेषता, हालांकि ये सीएजी की विशेषज्ञ सहायता का अभाव होता है जो लेख लेखा समिति के पास उपलब्ध होता है। सीएजी जो होता है उसको मदद मिलता है किससे? लोक लेखा समिति को मदद मिलता है, लेकिन इसको एस्टीमेट कमेटी को नहीं मिलता है।
इसका कार्यक्रम पोस्टमार्टम प्रकृति का होता, मतलब एक तरह से पोस्टमार्टम ही है, इसका यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस सेक्शन, so watch this video 2 or 3 times, share my videos if you love this video in question manner and quiz manner. Thanks a lot for watching this video once again. Goodbye.